आज नदियों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, इंटरनेशनल एक्शन डे ऑन रिवर। और इस मौके पर आज हम यमुना पर जो अभियान चला रहे थे उसका आज आखिरी एपिसोड है, आपके सामने रख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अपने रिपोर्ट में आपको दिखाया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल क्या है, कुछ इलाकों में किस तरह से हिंडन जैसी नदी इसको प्रदूषित कर रही है, और कुछ नदियां जीवन बचा भी रही हैं, जैसे कि सिंध, केन और बेतवा जैसी सहायक नदियां यमुना का जीवन बचा रही हैं, लेकिन उनमें भी अब प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। विजय पाल बघेल जी स्टूडियो मौजूद, एक बार फिर से स्वागत आपका विजय जी। और इसके अलावा आलोक हमारे साथ न्यूज रूम से। आलोक, आपके पास आऊं इससे पहले विजय पाल बघेल जी से सुन लेते हैं कि आपको लगता है कि जो ये तीन नदियां हैं, सहायक नदियां सिंध, केन और बेतवा, जो कि दिल्ली से आगे जाकर मिलती हैं और प्रयागराज से पहले यमुना को बचाने की कोशिश करती दिखाई देती हैं, ज्यादा दिन तक ये भी चल पाएगा? यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो नदियां सही मायने में ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं जी। वो नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और उसके किनारे कोई शहर, ऐसा कोई प्रदूषित ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला शहर भी नहीं है। चंबल हो, बेतवा हो, सिंध हो, सोन हो। ऊपर जैसे टोंस नदी है, टोंस नदी में कोई प्रदूषण की भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीच में जहाँ ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की, दिल्ली है और एनसीआर के जो क्षेत्र है, हिंडन की हालत बहुत ख़राब है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के जितने भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं वो हिंडन के माध्यम से यमुना में सीधे डाले जा रहे हैं। अभी जो बड़ी समस्या है उस समस्या के हम अभी मूल में नहीं पहुँचे हैं। हम यहाँ का हर आदमी सुबह जब जगता है, जगने के बाद टॉयलेट जाता है, टॉयलेट में क्या केमिकल यूज करता है, उसके बाद पेस्ट करता है, उसके बाद जितना भी पूरी उसकी दिनचर्या होती है वो पानी सीधा यमुना में जाता है। और यमुना में कितना केमिकल देता है, यमुना के किनारे जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ केमिकल्स और पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है यमुना को जहरीला बनाने के लिए। मेरा कहना है कि इस पर्यावरण को, इस यमुना को 10 करोड़ जो लोग इसके किनारे इसके अपना आश्रित हैं, पर्यावरण का नुकसान सृष्टि ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। मैं कहता हूँ कि 83,99,999 योनियों में से किसी ने भी किसी नदी को, किसी पर्यावरण को, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया है। केवल एकमात्र योनि है जिसने पूरी सृष्टि को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है और विनाशकारी जो लीला खुद रचा है वो केवल मानव है। हो सकता है, मेरा मानना है कि सृष्टि की अगर कोई भूल है तो सबसे बड़ी भूल है कि इस विवेकशील मानव के रूप में जो जीव यहाँ धरती पर दिया है। आप खुद मानव हैं बघेल जी, और आप जैसे मानव भी हैं जो कि ये बात सोचते हैं, आप जैसे मानव भी हैं जो कि इसके रक्षा में लगे हुए हैं। तो पूरी की पूरी सभ्यता को जो है वो दोषी नहीं करार दिया जा सकता। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि इस सभ्यता का ज्यादातर हिस्सा संभवतः ये नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। और इस सभ्यता का जो स्रोत है, नदी घाटी सभ्यता रही है बहुत प्रारंभ से ही भारत में, और नदियों को ही अगर हम बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, अपनी प्रमुख नदियों को, तो सभ्यता के विनाश का खतरा मंडरा रहा है। ये बात समझनी होगी। मैं कहता हूं कि 1972 में 5 जून 1972 से पहले प्रदूषण नाम नहीं हुआ करता था। ये इन 40 सालों में प्रदूषण ने हमारे जो 3 लोक हैं, पाताल लोक पूरा जहरीला हो गया, हमारा ये धरती लोक जहरीला हो गया, वायुमंडल जहरीला हो गया। इन 40 सालों में हमने साइंस के ऊपर हम इतराते हैं कि साइंस ने ये खोज की है। मैं कहता हूं कि साइंस केवल रिसर्च कर सकता है, सर्च नहीं कर सकता है। सर्च प्रकृति को चलाती है। प्रकृति ने पूरे कई युग निकल गए, हजारों लाखों साल निकल गए, सब चीज़ जो की त्यों थी, यमुना भी जो की त्यों थी। लेकिन अभी ये 90 के बाद के जो दशक है, इन दशकों में यमुना की जो हालत खराब हुई है उसमें संवेदनहीनता आदमी के अंदर आई है। और यहाँ का आदमी, मैं अभी ठीक हूँ, ठीक है, इसके बाद कल क्या होगा कोई पता नहीं। हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ के जा रहे हैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। बिल्कुल, और ये बात हमें सोचनी होगी, हमारे पास विकल्प ज्यादा नहीं बचे हैं। आलोक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का विषय आपने अपनी रिपोर्ट में उठाया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर ये बताता है किसी भी पानी के अंदर कि वो पानी कितना शुद्ध है, कितना प्रदूषण रहित है। जब आप दिल्ली के तमाम इलाकों में यमुना के तट का निरीक्षण कर रहे थे, आप रिपोर्ट बना रहे थे, उस वक्त क्या आपकी किसी दिल्ली के किसी पर्यावरण अधिकारी से बात हुई, पर्यावरण विभाग के व्यक्ति से बात हुई, और क्या उससे आपने पूछा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर दिल्ली में इतना कम क्यों है?
जी बिल्कुल देव, मैं बता दूं कि किसी भी नदियों के स्वस्थ होने के लिए उसमें बीओडी का जो लेवल है वो 2 से नीचे होना चाहिए, तभी वो नदियां स्वस्थ मानी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी कि आगरा के पास बहुत सी मछलियां, बहुत से जलीय जीव मारे गए थे, क्योंकि वहाँ पे बीओडी का स्तर जो है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि वहाँ पे जो स्तर है बीओडी का वो 30 के आसपास है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मेरी बात हुई है पर्यावरणविद से, तो मैंने उनसे सीधा ही पूछा कि आखिर ये क्या कारण है, क्यों जो नदियों में ऑक्सीजन का जो ये लेवल है ये ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हम पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई थी, क्योंकि एमसीडी अपने जो कूड़ा घर है वहाँ से कूड़ा उठा के सीधे यमुना के किनारे जाके उसे फेंक देते हैं। तो निश्चित तौर पर उसमें प्लास्टिक का अमाउंट जो है, प्लास्टिक की मात्रा वो ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जो है प्लास्टिक और कुछ केमिकल्स मिल के जो वाटर लेवल है, यानी कि जो डेप्थ है यमुना का, वो धीरे धीरे दिल्ली में कम हो रहा है। तो उसमें जो ऑक्सीजन घुलना चाहिए, ये ऑक्सीजन घुलता कैसे है? तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वही धीरे धीरे जो रिवर के वाटर में घुलता है। तो जब डेप्थ कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन के जो डाइल्यूट होने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस पर फ़र्क आया है। इसलिए दिल्ली के आसपास और यहाँ तक कि अगर आगरा तक बात करें हम, तो आगरा तक जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो इसलिए कम हुआ है। देव बिल्कुल। विजयपाल जी, क्या ये बात आम लोगों को पता नहीं है? जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो तकनीकी फैक्टर है, ये बहुत सर्वसाधारण को पता नहीं है। हमें पता है जो इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं या हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो स्तर है, जो 2 होना चाहिए अच्छे जल के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा, इससे 17, 18, 30, 31, क्या ये मुमकिन भी है कि ये 2 के आसपास आ पाए? नहीं, बिल्कुल आता है। जो हमारा ग्राउंड वाटर है, इसमें अगर पीने का जो पानी है उसका पीएच वैल्यू मापेंगे, उसकी टर्बिडिटी मापेंगे, उसकी बीओडी और सीओडी नापेंगे, तो वो सरफेस वाटर से बहुत अच्छी होती है। इसमें हम जो सीवेज गार्बेज इसमें मिला रहे हैं, इसमें इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हम इसमें मिला रहे हैं, इसमें हम केमिकल, जो घरों से निकलने वाला जो केमिकल है उसको हम जो मिला रहे हैं, उससे बीओडी का बढ़ना स्वाभाविक है। और बीओडी बढ़ने से उसकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर की, वो जल जिसे जीवित रहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। यमुना, मैं कहूँगा तो यमुना बहुत पहले 10 साल पहले मर चुकी थी, 20 साल पहले मर चुकी थी, क्योंकि इसमें जो पानी है केवल सीवर का पानी है जी। और सीवर का पानी में बीओडी ज़्यादा होती है, सीवर के पानी में सीओडी ज़्यादा होती है। इसके जो मानक हैं, मानकों से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा होता है। तो आप कह रहे हैं 20 साल पहले यमुना की मौत हो चुकी है और आज समय आ गया है कि इसे पुनर्जीवित किया जाए। हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जागृत करें, हम देश को जागृत करें, हम दिल्ली और आगरा के लोगों को विशेष रूप से जागृत करें और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जागृत करें कि वो इस मृतप्राय नदी को फिर से बचा लें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक सनसनीखेज रिपोर्ट के साथ वापस लौटते हैं।